नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने एक बहुत बड़े मुद्दे पर मैं डिस्कस करूंगा। अभी हाल ही में दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आया है। उसमें दोस्तों एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम करके एक स्कीम थी, उसको एक सिरे से खारिज किया है। मतलब उसको स्ट्रक डाउन किया है, पूरी तरीके से खारिज किया है। ये केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में इस स्कीम को लाया गया है। और किस प्रकार की स्कीम थी वो बातें मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ किस प्रकार से सरकार को इसको झटका लगा है वो भी सभी बातें मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप दोस्तों यूपीएससी पर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए जो भी करंट में इशू होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ, ब्रीफली डिटेल से चर्चा करता हूँ। अगर आपके एग्जाम से कोई रिलेटेड होता है वो सभी की सभी बातें इसी में लेक्चर के माध्यम से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप दोस्तों यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मैं एक आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज लेके आ रहा हूं, जो कि मैं ब्रीफली डिटेल से चर्चा करूंगा किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं घट रही थी। ठीक है, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो दोस्तों बातें करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर होते क्या हैं, किस प्रकार से इसको दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, वो क्या बातें थी, वो सभी बातें डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा गया है वो भी बातें आपके मान में रहेगी, लेकिन सारी बातें मैं डिस्कस कर लूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं खबर के माध्यम से आपको बताता हूं, वाई सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको स्ट्रक डाउन, उसको रद्द क्यों किया है, वो बातें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक और खबर को आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की टाइम खबर है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन पोल फंडिंग सिस्टम। दोस्तों ये पोल फंडिंग सिस्टम होती है जो हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, लगभग टोटल कुल मिला के, कुल उसमें 6 तो हमारी जो सेंटर की पार्टियां हैं, और कुल जो बाकी की जो पार्टियां हैं स्टेट की पार्टियां हैं, वो कुल मिला के 29 पार्टियां हैं। तो ये सभी की सभी दोस्तों पार्टी जो होती हैं ये क्या करती हैं, इनका कोई बिजनेस तो होता नहीं, लेकिन ये पैसे इकट्ठा करने के लिए किस प्रकार से फंडिंग लेती हैं। फंडिंग लेती हैं दोस्तों आम जनता से, कुछ पैसे या फिर चंदे के रूप में कोई पर्ची काट के किसी प्रकार से पहले पैसा लेती थी 2017 से 18 से पहले, जब तक ये स्कीम यल नहीं लाई गई थी। तब ये दोस्तों जब ये लाया जाता है 2018 में, इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो अदर पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे बीजेपी की सरकार सेंटर में है, और वहीं पे दोस्तों जो अगेंस्ट में सरकार है वो है दोस्तों आपकी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने इसको पुरजोर विरोध किया कि आपके पास कोई बात है, अगर हमारे पास कोई कहीं से पैसा आ रहा है तो आप वो चीज़ें सब अपने पास रखेंगे, मतलब हम बताना नहीं चाहते लेकिन फिर भी ये बातें सारी आपके पास चली जाएगी। तो पुरजोर इसका कांग्रेस विरोध करती है। बातें चलती रहती है, 4-5 साल हो जाते हैं। आज के समय में आप देखेंगे इसको 5 साल इसकी हुकुम को बीत जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बातें आती हैं। एक एक और पार्टी के एक नेता है, वकील है, उनके द्वारा इसको प्ली को डाला जाता है, 5 जजों की बेंच बैठती है। तो इसको आज जो मैं आज ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज इसको स्टक डाउन यानी पूरे तरीके सिरे से खारिज कर दिया जाता है। इसके ऊपर दोस्तों एक यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन भी पूछा था इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, तो ये भी आप इसको सर्च करके देखिएगा कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, बातें ध्यान रखनी है, जिस टाइम पे ये अधिनियम ये लाई गई थी, ये स्कीम लाई गई थी, तो ये भी बातें ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों अब आगे भी मैं आपके बढ़ता हूँ इसमें। तो ये स्कीम जो लाई गई थी, मैंने आपको अभी बातें बताई कि स्कीम को लाया कब गया था, 2 जनवरी 2018 को ये नोटिफाई हुई थी। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसमें चंदा ले सकती है, किस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। ये दोस्तों ये बॉन्ड होते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये बॉन्ड है। इस प्रकार से जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये बॉन्ड इशू करती है। आप मतलब आप ये कैटेगरी वाइज है कि आपको इतने पैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को जमा करने हैं या चंदा देना है, तो इस प्रकार का बॉन्ड होता है। आपके पास वो बॉन्ड आ जाएगा, तो आप इस बॉन्ड को अपने पास रखिए, जब भी कभी भी आपको जरूरत होगी तो आप इस बॉन्ड को इसको भुना सकते हैं या फिर इस पार्टी को आप दे सकते हैं। इस प्रकार से ये बॉन्ड होते हैं। अब दोस्तों अब आपके मन में सवाल आएगा कि किस प्रकार से जो पार्टी होती है, कि कौन सी पार्टी हमारे पता चलेगा कि कैसी पार्टी होगी और किसको हम बॉन्ड दे सकते हैं, किसको हम बॉन्ड इशू कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई पार्टी 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कोई पार्टी रजिस्टर्ड है, वो ही इस बॉन्ड को इशू कर सकती है, वो ही इस बॉन्ड से पैसा उठा सकती है। अगर कोई पार्टी ने
किसी भी पार्टी ने लोकसभा में और विधानसभा में 1% से ज़्यादा कि किसी भी स्टेट में 1% से ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं तभी वो इस बॉन्ड को इशू कर सकती है। ये क्राइटेरिया है दोस्तों। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी को भी बॉन्ड इशू करने हैं तो तभी ये बॉन्ड इशू कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी के पास कोई छोटी मोटी भी पार्टी होती है तो वो इसको बॉन्ड को इशू नहीं कर सकती, ना ही वो चंदा इकट्ठा कर सकती है। आज के समय में आप देखेंगे कि जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं वो भी अपना थोड़ा थोड़ा जो करके इकट्ठा कर लेती हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को बड़े स्तर पर कहीं पर भी एसबीआई में जाके कोई भी बॉन्ड इशू करने हैं तो वो इसको क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, तब जाके वो बॉन्ड इशू कर सकती है। ये बातें हुई दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार से पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो चंदा इकट्ठा या बॉन्ड इशू कर सकती हैं। अब इसमें दोस्तों लैंडमार्क एक डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जो स्कीम है इसको कहा गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किस प्रकार का तर्क दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है 19(1)(a) उसका ये बुरी तरीके से उल्लंघन करता है। इस प्रकार से हम इसको स्टक डाउन यानी कि इसको रद्द करते हैं। अब दोस्तों एक मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो क्यों इतना पैसा इकट्ठा कर लेती हैं। दोस्तों अब एक आम आदमी होता है वो भी अपना पार्टी को चंदा देना चाहता है, और एक बड़ा कॉरपोरेट है वो भी अपना पार्टी को चंदा देना चाहता है। अब बात बताइए, आप पार्टी को चंदा दे रहे हैं सिर्फ 1,000 रुपये, और जो बड़ी जो फर्म है, जो आप कॉरपोरेट हैं, जो कोई कंपनी है वो अगर पैसा देना चाह रही है वो लगभग करोड़ों में पैसा देगी। अब बात बताइए कि पॉलिटिकल जो पार्टी अगर कहीं सत्ता में आ जाती है वो मानेगी किसकी सबसे ज़्यादा? ऑब्वियसली बात है आपके मन में जरूर यही बात आएगी कि हाँ भाई उसकी मानेगी, जो बड़ी पार्टी है जिसने पैसा सबसे ज़्यादा दिया है उसी की बात मान कान होगी। आपकी क्या बात मान कान होगी? तो ये बातें हैं दोस्तों। आपको इस प्रकार से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको स्टक डाउन किया है, उसको रद्द किया है कि ये कहीं ना कहीं सिख का भी उल्लंघन करती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है कि जो बड़े सेक्टर हैं, जो बड़ा कॉरपोरेट है वो तो कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने अंडर में रखेगा और अपने तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इसके भी इर्द गिर्द घूमती है। आपको ध्यान रखना है पॉलिटिकल पार्टी जो भी सत्ता में बैठती है तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जिससे वो पैसा खाती है, जिस प्रकार से वो पैसा लेती है, जिससे वो पैसा लेते हो, कहीं ना कहीं उसकी भी बात माननी उसको बहुत जरूरी होती है। ये बातें हैं दोस्तों को ध्यान रखनी है। अब दोस्तों जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो किस प्रकार की स्कीम और इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं, वो कौन कौन इसको इशू कर सकता है, कौन कौन इसको खरीद सकता है, ये बातें मैंने आपको बता दी है। सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई कॉरपोरेट होना चाहिए, कोई इंडिविजुअल होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए। जॉइंटली भी आप इसको बॉन्ड को इशू कर सकते हैं, या एक इंडिविजुअल भी आप इसको बॉन्ड को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बातें मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि किस प्रकार से किस किस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा पैसा गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो ऑफिशियली बात है आपके दिमाग में तो सवाल आ ही गया होगा कि हाँ भाई बीजेपी की जो पार्टी है वही सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेगी, उसी के पास सबसे ज़्यादा पैसा आएगा। अब जिसके पास जो सत्ता में होगा, जिसके पास सत्ता होगी वही तो सबसे ज़्यादा पैसा भी इकट्ठा करेगी, और उसी को सबसे ज़्यादा लोग पैसा भी देना ज़्यादा प्रेफर समझेंगे कि भाई हमारा काम इसी से बन सकता है। पैसा देता क्यों है जनता को? पैसा जो पार्टियों को पैसा दिया क्यों जाता है कि भाई हमारी कुछ मान कान हो, हमारी भी कुछ हले चले। तो इस प्रकार से पैसा भी सबसे ज़्यादा आने लगता है, कॉरपोरेट से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। अब आप देखिए इसमें जो बीजेपी पार्टी है वो सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके रखी है अपने पास। सबसे ज़्यादा बॉन्ड इशू बीजेपी पार्टी के द्वारा किए गए हैं। लगभग लगभग आप टोटल जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे 80%, मतलब टोटल जो बॉन्ड है उसका 80% ही बीजेपी के पास गया है। उसके बाद कांग्रेस आती है, फिर तृणमूल कांग्रेस, फिर बीजेडी, फिर डीएमके। ये दोस्तों इस प्रकार से पैसा इकट्ठा हुआ है जो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड से 2018 से लेके जब से वो बॉन्ड स्कीम आई थी और 2023 तक के बीच में 5 साल का गैप है। 5 साल में ये पैसा इकट्ठा हुआ है, बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा हुआ है, लगभग 80%। ठीक है, तो ये दोस्तों अब आपके मन में एक और सवाल आएगा तो कि किस प्रकार से क्या हम भी बॉन्ड गिर सकते हैं। जो इंडिविजुअल है, अगर आप 1,000 से स्टार्ट करते हैं बॉन्ड खरीदना तो आप 1 करोड़ तक जाते हैं। अब 1 करोड़ की कीमत ज़्यादा होती है या 1,000 की कीमत ज़्यादा होती है? ऑफिशियली बात है अगर कोई इंडिविजुअल एक आम नागरिक है वो अगर 1,000 का बॉन्ड लेना चाहता है तो वो 1,000 का बॉन्ड लेगा। आप 1,000 का किसी को भी पार्टी को डोनेट कर दीजिए, 1,000 रुपये जमा करके आप 1,000 का बॉन्ड ले आइए, तो आप उस पार्टी को जाके देंगे कि मैंने आपको 1,000 देंगे। क्या आपकी क्या अहमियत रहेगी? 1 करोड़ वाले की अहमियत ज़्यादा होगी या आपकी अहमियत ज़्यादा होगी? ये बातें आप ध्यान रखना। तो
तो 5 प्रकार के बॉन्ड इशू किए जाते हैं, 1,000 से, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़। तो इस प्रकार से दोस्तों पैसा आया है 2018 से लेकर 2023 तक। ये पैसे दोस्तों अभी हाल ही में आंकड़े जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एसबीआई के द्वारा भी। और हाँ, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी इंडिविजुअल हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे कोई कंपनी हो, अगर आपने कोई भी बॉन्ड इशू किया है तो आपको उसको 15 दिन में जाके उसको पार्टी को देखना है, दिखाना है। तो क्योंकि 15 दिन तक की वो वैल्यू होती है, अगर आपने उसको नोटिफाई नहीं किया, आपने इसको नोटिफाई नहीं करवाया, तो वो आपका बॉन्ड रद्द हो जाएगा। वो जो पैसा है वो फंड रिलीफ में चला जाएगा, जो प्राइम मिनिस्टर फंड रिलीफ है उसमें सारा का सारा पैसा चला जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है ये बातें। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको मैंने इसमें बताई हैं कि कैसे कैसे हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा निर्णय लिया गया है कि क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किस प्रकार का ये उल्लंघन करता है, आरपीए एक्ट क्या है, और कैसे वो जो पार्टी होती हैं वो कैसे अपना चंदा दे सकती हैं, कौन कौन सी पार्टियों को हम चंदा दे सकते हैं। इस प्रकार से ये बातें चल रही हैं। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। और कुछ आप इसमें आंकड़े देख सकते हैं कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जो नेशनल कांग्रेस है, ये सारी की सारी बातें हैं इसमें, कैसे कैसे कितना डोनेशन आया है, कितने करोड़ में डोनेशन आया है, ये सब बातें हैं, ध्यान रखनी है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपका क्या ओपिनियन है कि क्या किया जाना, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लिया गया है, क्या वो सही था या गलत था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है अगर आप चैनल पर नए हैं। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एनोनिमसली कोई भी मतलब होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनको आपको डालता रहता हूँ यूट्यूब पर भी और आपके इस पे भी। ठीक है, तो इसमें भी मैं आने वाले समय में सारी बातें डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।